आपा। दोनों हथेलियां थोड़ी के नीचे जमाए चौकड़ी मारे वो सोफे पर बैठी थी। गाहे बागाहे अपने बराबर में बैठे हुए अहमर पर भी निगाहें डाल लेती थी। अहमर की नजरें टीवी स्क्रीन पर मरकूज थीं और उसका अमहाक काबिल-दीद था, गोया पलक झपकना भी कोई गुनाह अजीम हो। जबकि सोनिया का मूड कदरे खराब हो चला था, क्योंकि वो पिछले आधे घंटे से अपने फेवरेट टीवी शो कूद केने के लिए मचल रही थी। मगर अहमर था कि वो खबरें सुनने में डूबा हुआ था। बिलाखिर वो जिच होकर उठ खड़ी हुई थी। अरे कहाँ जा रही हो? किचन में जा रही हो तो मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो, सर में दर्द सा है। अहमर ने कंपटियों को हाथ से दबाते हुए आंखें मैच कर इससे मुल्तजी अंदाज में कहा था, मगर सोनिया को इसकी मिन्नत समाजत और मिल्तजियाना अंदाज हरगिज मुतासिर ना कर सका था। कमाल है, सर में दर्द है मगर मजाल है टीवी की आवाज़ कम की हो या नजरें हटाई हो, वो खफगी से बोली थी। अभी इस बहस व मुबाहिसा को लंबा होना था कि अहमर के फ़ोन की घंटी बज उठी। अहमर ने स्क्रीन पर आपा का जगमगाता हुआ नाम देख लिया था। अकब से सोनिया ने भी देख लिया था और उसका मूड मजीद खराब हो चुका था। आपा के फ़ोन के बाद अक्सर घर में सानिहात रूनुमा हुआ करते थे और सोनिया तो बांगदुहुल ऐलान किया करती थी कि उन सब के पीछे आपा का हाथ है। जी आपा। वो बेहद मुअद्दब होकर संभल कर बैठ गया था। दूसरी जानिब से अहकामात सादिर किए जा रहे थे। तभी अहमर इस बात में सर हिलाता चला जा रहा था, आपा बिल्कुल फिक्र न करे, मैं आ रहा हूं अभी। अहमर के चेहरे के संजीदा तासुरात बता रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। सोनिया भी कान लगाकर बात सुनने की कोशिश में हलकान हो रही थी। अहमर ने फ़ोन बंद करते ही सबसे पहले टीवी ऑफ किया था। इसके बाद अपने हाथों से अपने बाल संवारता हुआ कार की चाबी उठाकर बाहर की जानिब निकलने लगा था। सोनिया को ये अंदाज पसंद ना था, ना कुछ बताना और ना कुछ पूछना। आप किधर जा रहे हैं रात के इस वक्त? वो मुताजिब होकर पूछ रही थी। आपा की लड़ाई हो गई है, उस्मान भाई ने उन पर हाथ उठाया है। क्या मैं रात और दिन देखता रहूं? अहमद ने अपनी सारी खोलें इस पर निकाली थी। मगर इस तरह जाना मसले का हल नहीं है, इस तरह बात मजीद बढ़ जाएगी। सोनिया के तो ये सोचकर ही 14 तबक रोशन हो गए थे कि दौर से जिंदगी की खुशियों में जहर घोलने वाली आपा यहीं आकर रहने वाली थी। वो हवास बाख्ता सी खड़ी सोच रही थी कि बैठे बिठाइए क्या आफत आन पड़ी। अहमर आप उम्मी को तो पत्ता देते। वो रूहानसी हुई कोई तरकीब सोचने लगी थी। पागल हो, दूर परदेस अम्मा को क्या परेशान करना, और फिर वो क्या करेंगी? नाहक परेशान होंगी। तुम भी ना बताना, मैं आता हूं। वो मजीद बहस के मूड में हरगिज न था, इसलिए कार पर रवाना हो गया था। आपा का घर यहां से आधे घंटे की मुसाफत पर था। वो जानती थी कि अब वो तेज रफ्तार ड्राइव करेंगे। वो दिल ही दिल में सलामती की दुआएं करने लग गई थी। अहमर की वापसी पूरे 2 घंटे बाद हुई थी। वो तो वहीं सूली पर लटकी बैठी रही थी। बेहद दबदबे से अंदर दाखिल होती वो सहरिश आपा थी। उन्होंने इसके लपक कर गिले लगाने को भी नापसंदीदगी की निगाह से देखा था और परे झटका था। ओ बीबी, ये खाली खूली की हमदर्दी संभाल कर रखो। मुझे नहीं जरूरत थकी हुई हो, मुझे भूख लगी है। जल्दी खाना लगा दो और बाद में ग्रीन टी की आदत है मुझे, आपा ने हुक्मिया अंदाज में कहा था। सोनिया अपनी जगह जिसबिस होकर रह गई थी, लेकिन मरती क्या न करती के मिसदाक सीधा इसने किचन का रुख किया था। आज इसने कुड़ी बनाई थी और रोटियां ताज़ा ताज़ा बनाकर हाट पाट में रखी थीं। जब वो खाना टेबल पर लगा रही थी, आपा और अहमद न जाने सरगोशियों में क्या बात कर रहे थे। इसकी बदज़बानी से मैं तंग आ चुकी हूं और आज तो हद हो गई। उसने मुझे पर हाथ उठा लिया। सहरिश आपा ने नादीदा आंसुओं को आंखों से साफ किया था। आपा, परेशान ना हूं, ये आपका अपना घर है। अब जब तक चाहे यहां रह सकती है। अगर अम्मा और भैया पाकिस्तान में नहीं तो क्या हुआ? ये आपका मैका है, आप आराम से रहें। अहमद ने सादतमंदी से कहा था। सहरिश ने जतती हुई निगाह सोनिया पर डाली थी। सोनिया को उनका अंदाज समझ में ना आ सका था। अपने दुख में भी उनको ये सब करना याद था। क्या वो वाकई दुखी थी या दुखी होने का ड्रामा कर रही थी? बहरहाल वो तो चुप बैठी थी। अरे कुड़ी, मुझे बहुत पसंद है, मगर ये क्या? भाई,
हमारी अम्मा ने तो हमेशा कुली के साथ चावल बनाए। ये रिवाज तो पहली बार देखा है। पहला एतराज। सोनिया तो उन एतराजात की आदी थी। पहला लुकमा सहरिश आपा ने जिद में लिया था और फिर नाक चढ़ाई थी और मारे बांधे दूसरा लुकमा तोड़ा था। इनके तासुरात भी ऐसे थे कि अहमद चुप न रह सका। क्या बात है आपा, पसंद नहीं तो कुछ और बनवा देता हूँ, अहमद ने खिजालत से कहा था। निगाहें सोनिया के चेहरे पर मरकूज थी। अरे जाने दो, फिर तुम्हारी बीवी कहेगी कि मैं वबाल जान बन गई हूँ। दरअसल हम तो कुली को खूब पकाते हैं, इसमें कच्चे बेसन का मजा है। बहरहाल जाने दो, उसे मालूम तो था ही कि मैंने आना है। कुछ और बना लेती, 2 घंटे बहुत होते हैं। सहरिश आपा ने इस पर तंज किया था। सोनिया से बोले बना रहा न गया था। दरअसल मुझे क्या मालूम था कि आप इतने गम में भी खाने का ख्याल रखेंगी। धीमे अंदाज में उसका कहा जुमला तो गोया क़यामत से कम न था। देखा अहमद, तुम्हारी बीवी ने तो आते ही ताने देना शुरू कर दिए। क्या मैं भूखी मर जाऊं? अभी तो पहला लुकमा लिया कि उसने गज भर लंबी जुबान खोल दी। ना बाबा ना, मैं चलती हूं यहां से, मैं नहीं यहां रहने की, सहरिश आपा ने तेज लहजा में कहा था। सोनिया, तुम होश में तो हो? ये कैसा अंदाज तखातुब है? अभी के अभी आपा से मुआफी मांगो और जाकर कुछ और बना लो। ठीक तो कह रही हैं, तुमको तो सारा दिन टीवी ड्रामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। खुराफात उन्हीं ड्रामों की बदौलत है जो तुम्हारे दिमाग में पिल रही है। अहमद न जाने क्या बोलता रहा, मगर वो मजीद वहां खड़ी ना रह सकी। जी तो चाहा साफ कह दे, मेरे देखे ड्रामे आपकी आपा की चलित्रबाजियों से कम ही होती हैं, ये तो खुद बनी बनाई फिल्म है। मगर चुप रहना मजबूरी थी। सो मजबूरना अपने आंसुओं के फंदे को गिले में उतार कर बोली थी, सॉरी आपा, मैं कुछ और बना लाती हूँ। आपा ने फातिहाना निगाहों से देखा था। वो दिल ही दिल में आपा को कोसते हुए सोचने लगी कि अब रात के इस वक्त क्या बनाकर पेश करे। फ्रीज में वो कबाब फ्रीज करके रखती थी। इसने वही कबाब तुलकर साथ रायता बना लिया था और वही डाइनिंग टेबल पर ले आई थी। अरे अब उसकी क्या जरूरत थी, मैंने तो मजबूर ना खा भी लिया खाना। वो मुंह बनाकर बोलें और टीवी पर इस वक्त रिपीट टेलीकास्ट में इसका ही मनपसंद ड्रामा लगा हुआ था। सोच रही थी कि कहे कि आपकी आपा भी तो उन ड्रामों को देख रही हैं। अब है कोई जवाब, मगर वो लबों पर कुफुल लगाए खड़ी थी। अच्छा ऐसा करो, कबाब की प्लेट रख दो, मैं खा लेती हूँ, तुमको बुरा ना लगे इसलिए। आपा ने गोया इस पर एहसान अजीम किया था और फिर आराम से कबाब से इंसाफ करने लगी। वो दोबारा बचन में घुस गई थी। उसने अहमद के लिए चाय बनाई, जबकि आपा के लिए ग्रीन टी। इसे मालूम था कि अहमद खाने के बाद चाय लाजमी पीते हैं। अदनान, सहरिश और अहमद 3 बहन भाई थे। अदनान की वालिदा और अदनान बैरून मुल्क मुकीम थे। सहरिश यहीं पाकिस्तान में और अहमद के घर के पास ही इसका घर था। अक्सर वीकेंड पर आ जा करती थी। सहरिश आपा के शौहर उस्मान एक बेहद सोबर से इंसान थे। सोनिया की तो अभी तक यही समझ में नहीं आया था कि इस कदर लंबी एतराज़ात और इल्ज़ामात की फहरिस्त में उस्मान भाई कहाँ फुट बैठते हैं, क्योंकि वो तो जब भी उस्मान भाई से मिली इनको बेहद धीमे मिजाज का पाया। खंदा पेशानी से सहरिश आपा के तमाम अंदाज सह जाया करते थे। रात को तो अहमद का मूड ऑफ ही था। अलबत्ता सुबह सवेरे ऑफिस जाने से कबल उसने दिल में ठान ली थी कि अहमद से असल बात जरूर पूछेगी। अहमद, क्या आपकी उस्मान भाई से मुलाकात हुई थी? ये सवाल कल से इसके अंदर हलचल मचा रहा था। नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। दरअसल मैं तो सीधा आपा के घर ही गया था, मगर वहां आपा की सास और नंद आई हुई थी। मैंने गेट से ही कहा कि आपा को भेज दे। कहने लगे कि वो तो न जाने शाम से कहीं गई हुई है। फिर मैंने आपा को कॉल की तो मालूम हुआ कि वो अपनी एक दोस्त के घर है। वहां से सीधा फिर मैं घर ले आया, इसलिए तो इतनी देर लगी थी। अहमद ने इसे तफसील से सारी बात बताई थी। लेकिन अहमद, आपको सबसे पहले उस्मान भाई से बात करनी चाहिए थी। क्या आपने नहीं देखा कि वो कितने मुतहम्मिल मिजाज हैं
वो किस तरह आपा पर हाथ उठा सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। वो वाकई हैरान थी। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मेरी आपा झूठ बोल रही हैं? अब के अहमद बिगड़ कर बोला था। नहीं, कतई नहीं, लेकिन एक फरीक की बात सुनकर फैसला सादिर करना दुरुस्त नहीं है। हमेशा दोनों फरीकैन की बात को सुनना और फिर फैसला करना ही दानिशमंदी है। वो बड़े स्वभाव से अहमद को कायल कर रही थी। इसकी बात अब अहमद की समझ में आ गई थी। तब ही मुतमईन सा हो गया था। अच्छा ठीक है, फिर बताओ क्या करना चाहिए। अभी उनकी बात दरमियान में ही थी कि आपा ने एकदम जोरदार धक्के से दरवाजा खोला और तालियां बजाने लगी। वाह वाह, आफरीन है, कैसे बातों में उलझा लेती हो। तुम्हारे सिर्फ बाल ही लच्छेदार नहीं हैं, बातों में भी खूब उलझाव है। आपा ने इसके घुंघरियाले बालों पे चोट की थी। वो तो उनकी बना दस्तक कमरे में इस एंट्री पर ही दम बखुद थी। न जाने कब से दरवाजे से कान लगाए उनकी बातें सुन रही थी। किस कदर मयूब हरकत थी। मगर अब ये तो खुद अहमद का फर्ज था कि वो कहता, वो तो पहले ही बुरी बन गई थी। सो खामोशी में ही आफियत थी। आपा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी आपके लिए फिक्रमंद है। अहमद ने अपनी दानिस्त में वजाहत पेश करना चाहती थी। जाने दो, देख रही हूं कि कल से तुम्हारी बेगम के मिजाज ही नहीं मिल रहे। मैं कहती हूं कि अगर उस्मान को काल किया मुलाकात के लिए गए तो मैं सारी उम्र के लिए तुमसे ताल्लुक तोड़ दूंगी। मुझे दारुल अमान छोड़ आओ अगर इस कदर बोझ हो। आपा ने सख्ती से कहा तो अहमद ने मिन्नत समाजत करके आपा का मूड ठीक किया और दफ्तर जाने से पहले उसे खास तौर पर नसीहत की कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे आपा की दिल शिकनी हो या उनको रंज पहुंचे। वो गहरी सांस लेकर रह गई थी। फिर उसने खामोशी इख्तियार कर ली थी। सारा दिन घन चक्कर बनी रहती। कुछ दिनों से मुसलसल उसकी तबीयत में गिरानी रहने लगी थी। आपा की निगाहें तो उसे अपनी पुश्त पर भी छेबती थी। न जाने आपा को इससे इस कदर नफरत क्यों थी। कभी कभार सोचती कि इसने आपा का क्या बिगाड़ा है। सिर्फ यही कि वो अहमद की पसंद थी, उनके भाई की मोहब्बत थी। शादी पर सबसे ज्यादा एतराज भी सहरिश आपा को ही था। तुमने क्या देखकर इससे शादी का फैसला किया है? मैं कहती हूं कि एक से बढ़कर एक रिश्ता मौजूद है। एक दो तो मैंने भी अपने भैया के लिए पसंद कर रखी थी। सहरिश आपा के मुंह से आ निकली। एक आ दो आपा, पहले ये फैसला कर ले। अहमद ने शोख होकर कहा था। तुम मजाक में मत मान, वो लबन अच्छी लड़की है, देखी भाली है। तुमने देखा किस कदर मोहब्बत से तुम्हारा ख्याल रखती है। अहमद हंस दिया था। यह सच था कि अम्मा के जाने के बाद फ्लैट में काम वाली रही थी, मगर घर वाले ने ना हो तो काम वालियां भी ढीली पड़ जाती हैं। सौ लबन आ जाया करती थी जब अहमद जॉब पर हुआ करता था। वॉशिंग मशीन लगाकर हफ्ते भर के गंदे कपड़ों का अंबार अपनी निगरानी में धुलवाती थी। सारे घर का फर्श काम वाली मासी से रगड़ रगड़ कर धुलवाती थी। जब तक अहमद घर आता अलमारी में उसके सारे कपड़े धुले धुलाए इस्त्री किए मिलते थे। इश्तिहा अंगेज खुशबुओं से घर भरा होता था। इसके मनपसंद खाने तैयार मिलते। मगर ये जो दिल होता है ना, इसके फैसले भी अजब हुआ करते हैं। अहमद को अपनी कोलीग सोनिया भा गई थी और पूरे 2 साल खामोश मोहब्बत के बाद इसने सोनिया को प्रपोज कर दिया था। और अब वही मोहब्बत जब अहमद को मिल गई थी, अब उसे घर की मुर्गी दाल बराबर लगने लगी थी। सोनिया ने इसकी खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया था। जॉब छोड़ दी थी, घर गृहस्थी की होकर रह गई थी। वो घर गृहस्थी में ताकना थी, मगर रफ्ता रफ्ता अहमद की खातिर उसने घरदारी सीख ली थी और घर पर तवज्जो देने लगी थी। शायद जिंदगी हुसैन भी हो जाती अगर सहरिश आपा उसके खिलाफ महाज न खोल लेती। पहले पहल तो सोनिया को ये अपना वहम लगता था कि हर घर में हर खानदान में नंद भाभी की रिवायती चपकलश तो चलती ही है, मगर ये इससे भी हटकर कुछ था। अहमद जो कहते ना थकता था, सोनिया मेरा बस चले तो मैं दुनिया की हर नेमत हर आसाइश तुम्हारी एक मुस्कान पर ढेर कर दूं। तुम मेरे लिए सबसे अहम हो, तुम्हारे बना तो जीने का तसव्वुर ही नहीं। तुम्हारी इन छेल आंखों में उदासी डेरे जिमती है तो मुझे अपनी दुनिया अंधेर लगने लगती है।
अहमर की वारफ्तियाँ देखने वाली होती थीं। कभी कभार वो उनका इजहार आपा के सामने भी कर बैठता था और आपा सख्त बुरा मान जाया करती थी। सोनिया अहमर के ख्वाबों का मरकज विमहूर थी। इसका पहला पहला ख्वाब थी। वो अपने मुकद्दर पर नाज़ा थी, मगर अहमर की आपा को वो एक आंख न भाती थी। जब लबन हुआ करती थी तो घर कैसा जगमग करता था। अरे अब तो बावीरानी आ चुकी, मगर हर शय मिट्टी में अटी हो जैसे। सहरिश आपा की बात सुनकर सोनिया नए सिरे से सब जतन करती, मगर सहरिश आपा ने भी किस्म उठा रखी थी कि इसके हर फेल पर तनकीद करनी है, किसी हालत में इससे खुश नहीं होना। आपा की दिलजोई में अक्सर अहमर इसके दिल को शदीद ठेस भी पहुंचा दिया करता था। बाद में अक्सर तन्हाई में मुआफ़ी भी मांग लिया करता था, मगर सोनिया खुद से ये सवाल पूछा करती थी, क्या इस तरह उसकी इज्जत नफस की उड़ी धज्जियां और दिल के टुकड़े जड़ सकते हैं। नाश्ता तैयार हो गया क्या? वो किचन में इसके पास खड़ा पूछ रहा था। वो बहुत दिन से चुप चुप सी थी। अहमर के दिल को कुछ हुआ था। वो संक में हाथ धोने लगा था। अहमर ने एक उचटती हुई निगाह उसके गुलाबी चेहरे पर डाली थी। मुतवर्रिम चेहरा, मिलगजासा हुलिया। तुम रोई हो? वो दफतन चौंक कर उसकी तरफ पलटा था। हाँ, वो झूठ क्यों बोलती? उसमें भी इसे जिताना जरूरी ख्याल किया था। उसे भी तो मालूम हुआ कि दिल में छेद कैसे होते हैं। वजह वो इससे नजर चरा गई थी। पराठे बन चुके थे, आमलेट बना रही थी, बेदयानी में हाथ तवे से जा लगा था। वो सी करके रह गई। क्या हुआ? हाथ जला लिया? ध्यान किधर है? वो उसे सरजनिश कर रहा था। वो कैसे बताती कि सारे ध्यान तो इसी की जानिब मरकूज हो चुके हैं, खुसूस जब से आपा ने बातों बातों में इसे बताया था कि सब लबन के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मगर लबन है कि किसी रिश्ते पर हाँ ही नहीं करके दे रही है। साफ जाहिर था कि आपा को अब भी अपनी नंद का रिश्ता अहमर से करवाना मकसूद था, अब जबकि अहमर का घर बस भी चुका था। मगर न जाने क्यों उनके दिल में अहमर की बीवी के लिए जो खाका लबन के हवाले से बन चुका था। लाख कोशिशों के बावजूद भी सोनिया इस पर पूरा न उतर सकी थी। रुको, मैं बरना लाता हूं। इसने इसका हाथ थमाना चाहा था, मगर वो एक झटके से अपना हाथ छुड़ा गई थी। निगाहों का लम्हा भर का तसादुम हुआ था और उसकी सुर्ख अंगारा आंखें उसे बहुत कुछ बावर करा गई थी। जो खोलन मेरे अंदर है, इसके सामने तो ये जलन कुछ भी नहीं है। वो जताकर हाथ पाट उठाए बाहर निकल गई थी और अहमर गहरा सांस लेकर रह गया था। अहमर चुकी के दो पाटों में पीस रहा था। एक तरफ मोहब्बत थी, दूसरी तरफ सिला रहमी थी। छठी के दिन अचानक ही उस्मान आ गए, उनके साथ लबन भी थी। अब तो ईद का चांद ही हो गए हैं, अब दिखाई ही नहीं देते हैं। लबन ने अहमर से शको किया था। सोनिया का दिल जल कर राख हो गया। अहमद भी जवाबी मुस्कुराहट के साथ भरपूर पुरतपाक इस्तकबाल कर रहा था। भाई सोनिया, देखो तो कौन आया है। अहमद ने इसे सदा लगाई थी। वो अपने चेहरे पर सपाट तासुरात लिए नमूदार हुए। उसने देखा कि आपा अपनी नंद को गिले लगाए उसकी बलाएं लेते वारी सदके जा रही थी और उस्मान भाई से भी मुस्कुरा कर बात कर रही थी। लगता ही नहीं था कि उनके दरमियान हल्की सी भी खफगी रही हो। और सुनाए उस्मान भाई, बेगम के बना उदास तो हो गए होंगे? सोनिया ने कुरेदने के लिए पूछा था। ऐसी वैसी उदासी? अरे भाई, हमारे तो घर की मलिका हैं ये, उनका ही तो हुक्म चलता है घर पर। अब उनकी मर्जी थी कि चंद दिन अहमर की तरफ रुकना चाहती है। मैंने भी इनकार नहीं किया। जैसा चाही, उस्मान ने सादगी से कहा। अहमर हैरत से आपा का चेहरा देख रहा था कि खुद आपा इस वक्त खिजालत महसूस रही थी। हाँ तो अहमर, क्या मैं चंद दिन रहने नहीं आ सकती तुम्हारे घर? क्या इसके लिए मुझे इजाजत की जरूरत होगी? आपा को बातें बनाना खूब आता था। अहमद ने सख्ती से दांत पर दांत जमाया। अगरचे वो हद अदब में कुछ कहता नहीं था, मगर अब ऐसा भी नहीं था कि उसे आपा की गलत बयानी और दरोगोई का एहसास नहीं हुआ था। दरअसल ये कह रही थी कि मैं कुछ दिन मैके जाकर लबन के लिए रिश्ता ढूंढ मुहिम शुरू करने जा रही हूँ। लबन में तो गोया उनकी जान बसी है।
उस्मान ने मुस्कुरा कर कहा था। अब कि सोनिया ने अहमर को घूर कर देखा था और वो सटपटा कर रह गया। सोनिया ने दोपहर का परतकल्लुफ़ सा खाना तैयार किया था। लबन का एक बेहद अच्छा रिश्ता आया है, लड़का अच्छा कमाता है और फैमिली भी बेहद अच्छी है। मैं आज इसलिए आया हूं कि ये भी देखकर ओके कर दे। हम सब ने तो पसंद कर लिया है। उस्मान साहिब के कहते ही सोनिया को लगा इसके कंधों से मनोबोझ सरक गया हो। वो अब दिल से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करने लगी थी, जबकि आपा सोच रही थीं कि मेरे जाने का सोचकर ही सोनिया का मूड अच्छा हो गया है। उस्मान और लुबना खाने के बाद रुखसत चाहते बाहर गाड़ी में बैठ गए। इस वक्त लाउंज में 3 नफूस थे और सबके अंदर अलग अलग कश्मकश जारी थी। आपा इस कदर गलत बयानी का मकसद किया था। आप तो मेरी आपा है, आप जब चाहे आए। क्या आपको कभी रोका है? अहमर के लहजे में गहरा तासुफ घुला हुआ था। हाँ, तुमने रोकना तो नहीं था, मगर मैं क्या करती तुम जानते हो। पूरे 8 साल हो रहे हैं, अभी तक मैं उस्मान को औलाद की खुशी नहीं दे सकी, मगर तुमने देखा कि वो मुझ पर किस कदर जान छिड़कते हैं। मेरी कही कोई भी बात नहीं टालते हैं। मैंने सोचा लबन से तुम्हारी शादी हो जाती है तो फिर तुम भी आसूदा हाल रहोगे और फिर लबन भी तो तुम्हें चाहती है। आपा से अब कोई तावील कोई जवाज बन ही नहीं पा रहा था। बस कर दें आपा, बस कर दें, बहुत हो गई। वो गुस्सीले लहजे में बोला। इसके अंदाज में बिरहमी और आंखों में बेचैनी थी। मुझे सोनिया कहती रही, मगर मैंने इसकी एक ना सुनी। वो कहती रही कि उस्मान भाई बहुत नर्म मिजाज हैं, मगर मैं ही था जो आपकी हर बात पर मनोवन यकीन करता चला गया। लबन मुझे पसंद करे या ना करे, मैं अब एक शादीशुदा मर्द हूं। मेरे लिए सबसे अहम मेरी बीवी है। अपने दरअसल लबन का नहीं अपना सोचा। अगर ये वट्टा सट्टा हो जाता है तो आप पर कोई हर्फ नहीं उठा सकेगा कि आपने औलाद नहीं दी। क्या आपने मेरे बारे में और सोनिया के बारे में एक बार भी सोचा? सोनिया मेरी मोहब्बत है और वही मेरी बीवी रहेगी। अब भी इस सच को जितना जल्दी कबूल कर ले इतना ही अच्छा होगा। अगर मैं बज़ाहिर आपके हर हुक्म को बिला चू चराहे मानता हूं तो इसका हर गज ये मतलब नहीं कि मुझे आपकी बातों में झूठ दिखाई नहीं देता। दरअसल आपा मैं आपकी शख्सियत का भरम नहीं तोड़ना चाहता, अहमर ने तासुफ से कहा। उस वक्त बाहर उस्मान ने हान बजदा था। वो सहरिश को बिला रहा था। अब जाएं और कदर करें कि इतना मोहब्बत करने वाला मुखलिस शौहर मिला है। इस पर इस कदर घिनौने इल्जामात लगाते हुए ही सोच लेते, अहमर ने दुख से कहा था। आपा कुछ कहना चाहती थी, मगर अब वो समझ चुकी थी कि वो बाजी को मुकम्मल तौर पर हार चुकी है। एक नदामत भरी निगाह उन्होंने अहमर और उसके बाद सोनिया पर डाली थी। बाज मरातब तकदीर अता करती है, मगर इंसान अपनी बदनीयती और बदज़बानी से इस मर्तबे को मिट्टी में रूल देता है। ऐसा ही सहरिश आपा के साथ भी हुआ था। इन सब के जाने के बाद पूरे 10 मिनट तक गहरी खामोशी छाई रही थी। तब अहमद ने अचानक उठकर उसका मनपसंद ड्रामा टीवी पर लगा दिया था। यार, जल्दी से चाय बना दो, सर में दर्द हो रहा है। वो शौक हुआ था, मगर मुझे तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है। इसने गोया बम फोड़ा था। क्या कहा? मतलब? अहमद वही सुनना चाहता था जो इसको सुनाना था। सोनिया शर्मा गई थी। इस दिन जब मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। तब मालूम हुआ मगर आपको मेरी आ बच्चे की क्या परवाह। वो आखिरी जुमला अदा करते हुए नाराजी से बोली, पगली तुम ही तो मेरी कल कायनात हो। लेकिन क्या करूं, बंदा बशर हूं, गलती हो ही जाती है। मुआफ कर दो। इसने बाकायदा कानों को छुआ था। सोनिया खिलखिलाकर हंस दी थी, तमानियत बख्श हंसी। जिंदगी कितनी मुकम्मल हो गई थी।